नहीं था, सिर्फ कांग्रेस को कैसा खोसे, कैसी टीका करे, इसमें वो मस्त थे। कांग्रेस ने क्या किया, फलाना फलाना, यही बातें वो बोल रहे थे। लेकिन कांग्रेस ने क्या किया उनको क्यों समझ में नहीं आ रहा, मुझे खुद को समझ में नहीं आ रहा है उनके विचारों के। एक तो मैं समझता हूं ये तो लोग ऐसे हैं संविधान को नहीं मानने वाले हैं, जिन्होंने दांडी मोर्चा यात्रा जो गांधी जी ने निकाली थी उसमें कभी हिस्सा नहीं लिया, भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं हुए, जो लोग आज कांग्रेस को राष्ट्रभक्ति का पाठ पढ़ाते हैं और राष्ट्रभक्ति के बारे में ऐसा बोलते हैं कि जैसा इन्होंने ही 14 2014 को ही इन्होंने देश को आजादी दिलाई है, ऐसा उनका मानना है। लेकिन देश को आजादी मिली 1947 में, ये उनके दिमाग में नहीं है। और उसके लिए कौन कौन लड़े, अपनी जान दी, और कांग्रेस पार्टी ने कितना काम उस वक्त किया, ये उसको रिकॉग्नाइज भी नहीं करना चाहते हैं और उसके बारे में बताना भी नहीं चाहते। हालांकि गांधी जी ये गुजरात के हैं और उनको तो ये प्राइड होना चाहिए, कांग्रेस पार्टी के एक महान नेता गांधी जी ये सब कुछ काम किए। नेहरू जी, वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आजाद, ऐसे कई लोग मिलके काम किए, उनके शायद वो भूल गए हैं। और जो आदमी खुद बचपन से ही एक स्कूल रहता ना बच्चों का खेलने का, प्ले स्कूल से लेकर अब तक उन्होंने जो पाठ पढ़ा है वो सिर्फ आरएसएस का पाठ पढ़ा है और वही सिलेबस वो पढ़े हैं, वो बार बार वही सिलेबस को वो दोहराते हैं। दूसरी चीज, अनगिनत इतनी झूठी बातें उन्होंने कही। हम खुद को भी एक देश का एक प्रधानमंत्री होके इतने झूठ बोल रहे हैं, हमको खुद को शर्म आती है। और वो झूठ दबा के बोलते हैं, जोर से बोलते हैं कि वो सच बने, यही उनकी बार बार इच्छा है, झूठ बोल के सच दिखाना। और दूसरा, बेरोजगारी इतनी है कि पहले यूपीए के सरकार में 2.2 बेरोजगारी थी, आज 45 साल में सबसे बड़ा अनएम्प्लॉयमेंट उनके जमाने में हो गया है। और ये नहीं महसूस कर रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट, वो अगर पूछे तो वो बोलते हैं कि प्रोविडेंट फंड में इतने रजिस्टर हो गए, ईएसआई में इतने रजिस्टर हो गए। ये नहीं, ये अगर है सो नौकरियां कम करके ज्यादा लोग कैसा प्रोविडेंट फंड में ईएसआई में रजिस्टर होते, जो है वही लोगों को अगर आप रजिस्टर करके ये बताते हैं कि इंक्रीज हुआ एम्प्लॉयमेंट, तो गलत है। आप एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से नंबर लो, आपको मालूम होता। मैं ये कहूंगा कि एनडी के मतलब ही है
नॉन डाटा अवेलेबल, एनडीए, नॉन डाटा अवेलेबल, उनके पास कोई डाटा नहीं है, वो सच बात बता नहीं सकते और उस पे वो झूठ बोलने जाते हैं। और यूपीए के 10 सालों में दौरान जीडीपी विकास दर औसतम 8.13% रहा। आपके दौरान यानी मोदी जी के दौर में केवल 5.6% हुआ। इसको भी वो मानने को तैयार नहीं कि यूपीए गवर्नमेंट में ज्यादा थी। वर्ल्ड बैंक की माने तो 2011 में भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना चुका था, लेकिन मोदी जी उसको भी मानने के लिए तैयार नहीं है। हमने 10 साल में 14 करोड़ लोगों की गरीबी से बाहर निकाले। इधर उधर के भाषणों को काट काट कर वो भ्रम फैला रहे हैं। कितना भी झूठ आप फैलाओ, लेकिन आंकड़े अपने जगह पे हैं। और पहले जो 2011 के सेंसस में जो है वो दिखाना जरूरी है, और वो 2021 के आंकड़े बाहर नहीं निकाल रहे। क्यों? क्योंकि वो जो झूठ बोल रहे हैं वो सब बाहर निकलेगा। तीसरा, मोदी जी पब्लिक सेक्टर के बारे में बोले कि बढ़ चुके हैं, कम नहीं। 2022 तक 147 पब्लिक सेक्टर यूनिट्स थे और उसको प्राइवेटाइज करने के लिए उन्होंने अपनी बात अलग ढंग से रखी कि हमने प्राइवेटाइज नहीं, हम ज्यादा पब्लिक यूनिट्स बढ़ा रहे हैं। तो एक तरफ तो बेचो और लूटो की बात चल रही है, और दूसरे तरफ ये कहते हैं कि हम पब्लिक सेक्टर ज्यादा बढ़ाए हैं, और उसका मतलब ये है कि एम्प्लॉयमेंट भी ज्यादा बढ़ा। तो छोटे छोटे दुकान लगाकर एमएससी के कोई फैक्ट्रियां निकालकर अगर आप कहेंगे कि पब्लिक सेक्टर बड़े हैं, तो इसमें कोई अर्थ नहीं। आप बताइए कौन सा ऐसा भिलाई के जैसे कारखाने हो गए, कौन से ऐसे HAL, HM, BEL, BHEL के जैसे कारखाने हो गए। अगर ऐसे कारखाने होते तो यहाँ हजारों लोग काम करते हैं। तो इसमें भी वो झूठ बोल रहे। और सरकार में अब तक सब छानबीन के हमने निकाला 30 लाख पद खाली है, वो भरते नहीं। और अगर वो भर दिए तो SC, ST, OBC को 15 लाख नौकरियां उनको मिलते हैं, लेकिन उसको भी वो मानने को तैयार नहीं है। खास करके ये अपने रेलवे, स्टील और स्कूल, इसमें सभी में पेट्रोलियम खाली है। तो वो अपना उधर भी उधर ये विषय भी वो अपने ध्यान में नहीं ले रहे। एक स्कूल लेवल में एकलव्य स्कूलों की बात करें, इसमें 70% शिक्षक खाली है। अगर 70% शिक्षक खाली है तो बच्चे क्या पढ़ेंगे? मैथमेटिक्स टीचर नहीं है, साइंस टीचर नहीं है, इंग्लिश टीचर नहीं है, वो कोई भी नहीं है, तो बच्चे कैसा उसमें पढ़ेंगे? ये सब भर्ती अगर नहीं करे तो नेचुरली उन्होंने जो पार्लियामेंट में और लोकसभा में कहा है वो सब झूठा है, और उन्होंने अपनी बातों को बार बार वो कह रहे हैं।
चौथी बात यह है, असल में सरकार के पास कोई डाटा नहीं, इसीलिए सब कुछ हो रहा है। आप डाटा निकालो, 2021 का सेंसस बाहर निकालो, आपको मालूम होगा लोगों की इनकम क्या है, लोगों की जीडीपी क्या है, ये सारी चीजें बाहर आ जाएंगे। और झूठ फैलाना और मोदी जी की गारंटी उन्होंने जो कहा वो भी बाहर आएगा, कितने तुम्हारे गारंटी कामयाब हुए। मोदी जी का तो ये गारंटी है, खुला है, कौन सा, कि मैं 15 लाख आपको नहीं दूंगा, ये गारंटी, और मैं 2-2 करोड़ सालाना नौकरी देने का वायदा किया था वो नहीं दूंगा, ये गारंटी है। किसानों को उन्होंने बोला एमएसपी मैं बढ़ाऊंगा, ये उनकी गारंटी है कि नहीं देना। फिर उसके बाद में फर्टिलाइजर के सब्सिडी, गैस की सब्सिडी, पेट्रोल डीजल, इसकी जो ये उनके जो गारंटी नहीं देने का है वो उन्होंने कहा। लेकिन मोदी की गारंटी, अरे मोदी की गारंटी कैसी होती है? सरकार गारंटी, मोदी चले गए तो भी नेक्स्ट कोई आएगा वो करेगा, अगर सरकार की गारंटी है। ये इसमें भी उन्होंने अपनापन, अहंकार, एरोगेंस की उन्होंने बात की है। और एक क्या है, हमको बड़ा ऐसे झूठ बोलने से और कहीं अपने बातों से लोगों को क्यों भ्रमित कर रहे हैं मेरे को मालूम नहीं, कि पिछले 10 वर्ष में हमारे निर्यात और आयात के बीच की अंतर 3 गुना बढ़ गई है। इस तथ्य का जानते हुए भी सरकार इसे समस्या के रूप में स्वीकार नहीं कर रही है, क्योंकि हमारा आयात बढ़ा है, निर्यात कम हो गया है। लेकिन फिर भी आयात निर्यात हमारा बढ़ गया, निर्यात बढ़ गया। निर्यात बढ़े तो ही पैसे हमको आएंगे ना। आयात अगर, सॉरी बाय मिस्टेक दैट सेंटेंस में भी रिव्यूड, यहां से बोलूंगा मैं, अगर आयात ज्यादा हो गया, इंपोर्ट ज्यादा हो गया तो हम मर जाएंगे, हमारे पास हमसे हमारे पूरे पैसे चले जाएंगे। अगर निर्यात हम ज्यादा करेंगे तो हमको पैसे ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि वही आमदनी है लोगों की। तो ये जो उसमें भी उन्होंने झूठ कहा कि हमारा निर्यात ज्यादा है, आयात के बारे में उन्होंने कभी ठीक ढंग से बोले नहीं। दूसरी चीज है, मोदी जी हमेशा मेकिंग इंडिया ए 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी उनका कहना है, लेकिन उन्होंने भूल जाते हैं कि मैं जब अभी हिंदी में आपको कहा कि 2011 में ही इसकी घोषणा हो गई थी। तो इसीलिए मैं यही बार बार कहूंगा कि मोदी जी सच बोलने के आदी नहीं है, और देश के लिए उन्होंने कुछ खास तौर पे अपना कंट्रीब्यूशन नहीं दिया। और देशभक्ति के बारे में अगर बोलना है तो मैं 1949 का आपको एक कार्टून बताऊंगा, जिसमें एक सावरकर और अपने ये जो है उनका नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सॉरी, उन्होंने तीर किनके ऊपर चला रहे आप देख लीजिए। क्या ब्रिटिशरों के ऊपर तीर चला रहे, क्या गांधी जी के ऊपर चला रहे, या कांग्रेस के ऊपर चला रहे? कांग्रेस अगर कुछ भी नहीं है तो रोज उठ के उसके खिलाफ क्यों बात करते हैं? ये एक बात। और एक बात मैं आपसे बताऊंगा कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के
खलनायक और संघ के हीरो श्याम प्रसाद मुखर्जी। ये पढ़िए, उन्हीं का है बयान। उसमें खुला उन्होंने कहा है 26 जुलाई 1942 में बंगाल के गवर्नर को चिट्ठी लिखकर श्याम प्रसाद मुखर्जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के हर हाल में कुचलने की सलाह दी तथा अंग्रेजी हुकूमत को प्रति अपनी वफादारी दोहराई। आगे अभी भी बहुत कुछ है, मैं नहीं पढ़ना चाहता हूँ। एक चीज उनकी है देशभक्ति का चिट्ठी। और उसके बाद में उन्होंने ये भी कहा कि भारत छोड़ो आंदोलन में तो उन्होंने सपोर्ट नहीं किया, और उसके बाद में 97 में गोलवालकर गुरुजी भी उनके संघ के जो ये है, उन्होंने ही ये बताया ये कांग्रेस वाले क्या कर रहे हैं। ये तो उनका दृष्टिकोण है कि भारत में ब्रिटिश राज सत्ता का विरोध कर रहे हैं, फिर हम विरोध नहीं करे तो कौन करना चाहिए। तो हर चीज को एक एक, अगर उसी वक्त बिपिन चंद्र बोस ने भी ये कहा कि ये जो है उन्होंने बात कही है और वो आरएसएस के लोग कह रहे हैं ये ठीक नहीं है, और उसके बारे में उन्होंने अपनी बात रखी और उन्होंने कहा, वायदा किया कि संघ के सदस्यों को अधिक से अधिक संख्या में सिविल, सॉरी ये क्या है, एक मिनट रोकते, क्या है ने अपनी बुक में लिखा है, यहाँ से पढ़ सकते हैं। आरएसएस के नेताओं की ओर से बॉम्बे की गृह विभाग के सेक्रेटरी से मुलाकात हुई। होम डिपार्टमेंट ने एक नोट लिखा जिसके अनुसार अभ्यंकर एक आरएसएस के लीडर थे। अभ्यंकर ने आरएसएस की ओर से यह आश्वासन दिया कि सरकार द्वारा जारी निर्देशों और प्रतिबंध ब्रिटिश सरकार द्वारा का पालन करेंगे। ठीक है, सॉरी। देखो, जो बिपिन चंद्र ने अपनी पुस्तक कम्युनलिज्म इन इंडिया ये लिखी है, उसमें उन्होंने ये बताया कि अपना ये किस ढंग से आरएसएस वाले उस वक्त ब्रिटिशर को चिट्ठियां लिखते थे। नेताओं ने आरएसएस की ओर से बॉम्बे के गृह विभाग के सेक्रेटरी से मुलाकात की। होम डिपार्टमेंट ने इस बैठक के संबंध में एक नोट लिखा जिसके अनुसार अभ्यंकर ने आरएसएस की ओर से यह आश्वासन दिया कि वे सरकार द्वारा जारी निर्देशों और प्रतिबंधों का पालन करेंगे। ये है, आगे भी है, मैं नहीं पढ़ना चाहता। ये हर एक आरएसएस के नेताओं की मानसिकता है। उसके बाद में उनके जो भी बातें हैं वो सिर्फ हिंदुस्तान के खिलाफ और राष्ट्र के खिलाफ उन्होंने किया है, और उनको कोई हक नहीं है कि कांग्रेस के देशभक्ति के बारे में उन्होंने बात करे। और देश उठ रहा है, देश, यही मोदी जी जब चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के 13.5 साल, उन्होंने ये बात कही कि जो भी टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है उसमें 50% टैक्स स्टेट को मिलना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा, मेरी गुजरात गवर्नमेंट 48,500 करोड़ टैक्स के रूप में केंद्र सरकार को देती है, लेकिन उसमें से सिर्फ हमको 2.5% मिलता है, तो इसलिए टैक्स देना बंद करो।
क्या? कि 60,000 करोड़ गुजरात भेजती है दिल्ली को, उनको कुछ नहीं हुआ। नहीं, वही है, मेरे पास 48,000 मुल्क है, ठीक है। तो ये मानसिकता उनकी है और उन्होंने देश तोड़ने की बात कर रहे, पैसे नहीं दिए तो अरे तुम खुद ही बोले, उसका सीड आपने डाला। और उसके बाद में उन्होंने ये भी कहा कि एक तरफ टैक्स मत दो बोले, एक तरफ 50% दो बोले, दूसरे तरफ हमको 2.5 अगर वहां से मिलता है तो ये स्टेट के साथ बेईमानी है। अब बेईमान कौन कर रहे? आप सबसे कम पैसा कर्नाटक को दे रहे, तमिलनाडु को दे रहे, केरला को दे रहे, तेलंगाना को दे रहे, और जहां आपकी गवर्नमेंट नहीं है वहां पर कम पैसा, और जहां पर आपकी गवर्नमेंट है वहां मनमाने दे रहे। तो इससे ये जाहिर होता है कि उनकी एक मानसिकता जो है कि जो अपोजिशन पार्टी के सरकार है उनको तोड़ना, उनको कुचलना, उनको खत्म करना, ये उनका मकसद है। तो इसीलिए तो मैं कहता हूं कि उनके भाषण में कोई दम नहीं था। उन्होंने खैर राज्यसभा में तो वो ज्यादा कुछ बोल नहीं सके, हम हर बात को जवाब देने के लिए तैयार भी थे, देते भी गए, लेकिन वो रिकॉर्ड होते नहीं गया। इसीलिए तो मैं इस माध्यम से बोलना चाहता हूं। और दूसरी चीज जो वो कहते हैं कांग्रेस के लोग इतने करप्शन में इन्वॉल्व थे, फलाना थे, उसको टीका करते रहे। ये है उनके करप्शन में इन्वॉल्व लिस्ट, उन्होंने खुद ही दी है, मैं नहीं, ये तो उनका ही है। हाँ, तो ये करे, हाँ सॉरी, तो निकालना पड़ेगा। लोटस नहीं, वो निकालना पड़ेगा, सॉरी। डायनेस्टिक पार्टी की बात करते हैं, बार बार हमको राहुल जी को उनको कोसने के लिए, सोनिया जी को और प्रियंका जी को, ये सब लोगों को एक अलग नजरिया से देखकर देश के लोग उनको एक सिर्फ अपने खुद के लिए पॉलिटिक्स कर रहे, देश के लिए नहीं, ये भावना उन्होंने तैयार की। अब मैं आपने उनसे ये पूछना चाहता हूं, ये जो इतने लोग हैं, ये लोग डायनेस्टिक पॉलिटिक्स में है कहाँ है? ये जो है इतने लोग, ये कौन से पॉलिटिक्स में है? हर एक का बच्चा, हर एक का किसी का रिलेटिव, हर एक का बच्ची, कोई ना कोई पॉलिटिक्स में है। तो ये तुम दूसरों को बोलने वाले खुद अपने आप को इसमें घेरे हुए हैं, लेकिन कांग्रेस को वो पॉलिटिक्स का हमेशा बोल रहे हैं। और हमारा हक इसलिए बनता है कि इस देश को बचाने में हमारा बहुत बड़ा त्याग और बलिदान है, और इस देश को एक रखने के लिए भी हमने त्याग किया है, बलिदान दिया है। राजीव गांधी जी, इंदिरा गांधी जी कई के लिए दिए। कोई उनकी प्रॉपर्टी की झगड़ा थी, उन्होंने देश टूटना नहीं, देश तोड़ना नहीं, उसको जोड़ने के लिए, कायम रखने के लिए हिंदुस्तान एक हो, यही उनका स्लोगन था। तो ऐसे लोग हमारे पास है, उनके पास कोई नहीं, ना आजादी के लिए कुछ करे, ना देश को एकता रखने के लिए कुछ करे, सिर्फ जो आया वो कुर्सी पे आके बैठ के या ऐसी बातें कर रहे हैं। मैं उदाहरण के तौर पर एक 5 पॉइंट बोलूंगा, छोटे छोटे।
हमारे पार्टी के नेता जवाहरलाल नेहरू 9 बार जेल में गए और उन्होंने 3,259 दिन जेल में काटा। गांधी जी 2,338 दिन जेल में काटे। मौलाना आजाद इन्होंने तो 10 साल जेल में काटे और सरदार पटेल 16 साल जेल में काटे। और कभी उन्होंने ब्रिटिशरों से माफी नहीं मांगी या कोई एक चिट्ठी नहीं लिखी अपॉलॉजी का कि हमको छोड़ो, हम गलती की है। ये हमारी देन है देश को। और मोदी जी बार बार कांग्रेस को टीका करना सदन में और अपनी बात बना कर मजाक में उड़ाना, ये खंडनीय है। और इस बात को मैं इसीलिए इतने डिटेल में बोला हूं, मैं यही कहने के लिए कि वस्तु स्थिति क्या है ये देखिए, यही कहने के लिए मैंने आपके सामने पूरे पॉइंट्स रखा। सर, एक सवाल मैं डिटेल में आपसे जानना चाहूंगा। एक तरफ ये कहा गया कि अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है, 5वें नंबर पर आ रही है, 5वें नंबर पर हम आ चुके हैं और बहुत ही जल्द 3रे नंबर पर भी अर्थव्यवस्था पहुंच जाएगी। लेकिन आपने जिक्र किया उन राज्यों का कि जहां पर उनको टैक्स रिटर्न नहीं मिल रहा है, वो आज कर्नाटक ने प्रदर्शन किया, केरल भी प्रदर्शन करने वाला है, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री भी यही बात कह रही है। तो हम किस चीज को सच माने? इस चीज को सच माने कि हमारी अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पर पहुंच चुकी है, या इस चीज को सच माने कि जो राज्य कह रहे हैं कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है? इसको कैसे देखें? मैं उसीलिए कहा कि अगर आपके पास इतना पैसा है, उतना वो जो उनको मिलना चाहिए, जो उनका हक है, आप क्यों नहीं देते? एक अच्छा, वेस्ट बंगाल भी पूछ रहा है, केरला पूछ रहा है, उन्होंने तो केस डाले हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनको ज्वाइन हो रहे तमिलनाडु वाले, कर्नाटक वाले अब प्रदर्शन करें, बाकी के स्टेट भी एक एक होकर उनको बताए हैं उनके पास, लेकिन उन्होंने अपने उसके बारे में सोचते ही नहीं ना। नए देश के लिए हमको सब काम करना पड़ता है फलाना, कि ये लोग देश के लिए नहीं करते हैं। वहां भी डेवलपमेंट होता है, वहां भी सब कुछ होता है। और 5वां नंबर का बनने वाला, अरे 2011 में ही द वर्ल्ड बैंक ने कहा कि इंडिया 3 नंबर पे अपनी इकोनॉमी बना रही है। तो आप ये बात बार बार कितने कहेंगे झूठ? तो ये जो है उनकी आदत हो गई कि झूठ बोलो, इतना जोर से बोलो कि ताकि लोग उसको सच समझे। तो ये है।